हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनसीआई क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस के बारे में। और आज का अपना लेक्चर नंबर 6 रहेगा जिसमें हम बात करेंगे अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और सबसे पहला पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे अबाउट ब्रीदिंग। तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग मतलब इनहेल और एक्सहेल करते हैं, मतलब जब हम एयर को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो उस प्रोसेस में हमारी बॉडी, हमारे ऑर्गन्स कैसे फंक्शनिंग करते हैं, चलिए उसके बारे में स्टार्ट करते हैं बात करना। सबसे पहला पॉइंट, एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड फॉर गेटिंग राइट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स है, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, सॉरी। सो वो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप से रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो वो उनके बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो एयर को इनटेक करते हैं और उसके बाद बॉडी में जो CO2 बनता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, ठीक है। देन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं, जो लैंड के ऊपर रहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं, जो लैंड के ऊपर रहते हैं, ठीक है। कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन दी एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर से, अपने एनवायरमेंट से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, बट जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं, नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, बट वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होती है वाटर में उसका यूज करते हैं, ठीक है। देखो, जो लैंड पर रहने वाले एनिमल्स है जैसे हम, वो क्या करते हैं, एनवायरमेंट से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। लेकिन जो पानी में रहते हैं वो एनिमल्स क्या करते हैं, वो वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। देन सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक एनिमल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात समझो क्या बोल रही है। हम जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ठीक है, जो लैंड के ऊपर रहते हैं, वो ऑक्सीजन कहां से ले रहे हैं, एनवायरमेंट से। अब एनवायरमेंट से ऑक्सीजन इजीली मिल जाती है। अभी मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं, ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो भी मेरी बॉडी में सारे फंक्शंस कंटिन्यूसली चल रहे हैं, ब्रीदिंग चल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बट जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनकी ब्रीदिंग रेट फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि वो वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का यूज करते हैं और वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है, तो उन्हें बहुत ज्यादा फास्ट ब्रीदिंग करनी पड़ती है ना। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक एनिमल्स इज मच फास्टर, तो उनकी बॉडी में जो ब्रीदिंग रेट होती है वो फास्टर होती है देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। जबकि हमारी बॉडी में, या बोल सकते हो हम, ब्रीदिंग की जो रेट होती है वो, हमारी ब्रीदिंग रेट कैसे होती है, स्लो होती है, हम बहुत आसानी से ब्रीथ कर पाते हैं इसीलिए। देन thus terrestrial organisms spend less energy in obtaining oxygen from the atmosphere as compared to aquatic organisms, और इसीलिए हमारी बॉडी ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने में कम एनर्जी खर्च करती है कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, एक्वाटिक एनिमल्स के कंपैरिजन में। देन देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड। अब हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है जहां पर क्या होता है, एयर का एक्सचेंज चलता है। मतलब जो एयर हमने ली उसमें से ऑक्सीजन बॉडी में सप्लाई करी जाती है और जितनी भी CO2 बॉडी में बनी है वो उस ऑर्गन के थ्रू, मतलब जो मैकेनिज्म है उसके थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। क्लियर है? चलो आगे देखो। नेक्स्ट, ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं जो हमें रेस्पायर करने में हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो हम उनकी हेल्प से बॉडी में एयर को इनटेक करते हैं। एयर मतलब कौन सी एयर, जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है। और हम एयर को ब्रीद आउट करते हैं, मतलब हम एयर को बाहर निकालते हैं। कौन सी एयर, जिसमें CO2 की क्वांटिटी ज्यादा है। अब बात समझो, हमारे एनवायरनमेंट में क्या सिर्फ ऑक्सीजन है? नहीं, नाइट्रोजन 78%, ठीक है, ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो बहुत सारी गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में हैं। तो क्या हमारे यहाँ कोई फिल्टर लगा है कि अंदर सिर्फ ऑक्सीजन ही जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जाती है। जब हम ब्रीद इन करते हैं, मतलब जब मैं
सांस लूंगा तो एनवायरमेंट जितनी गैसेस हैं वो सारी मेरी बॉडी में जाएंगी, लेकिन हमारे लंग्स के अंदर एक क्वालिटी होती है, कैपेसिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को तो ब्लड में भेज देते हैं और बाकी सारी गैसेस को बाहर निकाल देते हैं। क्लियर है? तो हम जब एयर को इनटेक करते हैं तो कौन सी एयर अंदर जाती है? जो ऑक्सीजन रिच है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है। देन द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। तो ऐसी एयर जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है उसको इनटेक करना इनहेलेशन कहलाता है। द गिविंग आउट ऑफ रिच एयर इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन। और ऐसी एयर जिसमें CO2 की क्वांटिटी ज्यादा है उसको बॉडी से बाहर निकालना क्या हो जाता है? एक्सहेलेशन हो जाता है। ठीक है, इनहेलेशन मतलब एयर का अंदर जाना, कौन सी एयर? जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है। एक्सहेलेशन मतलब एयर का बाहर आना, कौन सी एयर? जिसमें CO2 की क्वांटिटी ज्यादा है। देन इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब ये जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है ये हमारी बॉडी में पूरे दिन चलता रहता है, और जब हम पैदा होते हैं और हम मरते हैं तब तक ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस चलता ही रहता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। ठीक है, अगर ब्रीदिंग रुक गई तो समझो खेल समाप्त है। ठीक है, देन द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीदिंग रेट। एक मिनट में एक इंसान कितनी ब्रीदिंग करता है? ठीक है, ब्रीदिंग का मतलब है इनटेक और आउट। ठीक है, ऑक्सीजन का अंदर जाना और बाहर आना। ठीक है, एयर का अंदर जाना और बाहर आना, ये पूरा जो साइकिल है उसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। तो एक मिनट में आप कितनी ब्रीथ लेते हो उसको क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। देन अ ब्रीथ मीन्स 1 इनहेल एंड 1 एक्सहेल। ब्रीदिंग का क्या मतलब है? 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि एक मिनट में मैंने जितनी बार ये किया वो मेरा क्या हो जाएगा? ब्रीदिंग रेट हो जाएगा। क्लियर है? देन नोट, ऑन एन एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ्स इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स। तो देखो, जो एक अडल्ट है वो एक मिनट में जब रेस्ट पे होता है तो 15 से 18 टाइम्स क्या करता है? ब्रीदिंग करता है। ठीक है, इन अ मिनट ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं द ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। लेकिन जब हम कोई बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो उस टाइम पे हमारी ब्रीदिंग रेट अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारी ब्रीदिंग की रेट फास्ट हो जाती है। तो हम 25 टाइम्स या फिर उससे ज्यादा अप्रॉक्स क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं। वाइल वी एक्सरसाइज नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, हम सिर्फ ब्रीदिंग फास्ट नहीं करते हैं, वी ऑल्सो टेक डीप ब्रीथ, हम डीप ब्रीदिंग भी करते हैं। एंड दस इनहेल मोर ऑक्सीजन, ताकि हमारी बॉडी में क्या जाए? ऑक्सीजन ज्यादा जाए। ठीक है, अगर मैं डीप ब्रीदिंग कर रहा हूं इसका मतलब क्या है? कि मैं ज्यादा एयर को अंदर डाल रहा हूं। अब जब मैं ज्यादा एयर अंदर डालूंगा इसका क्या मतलब है? कि मेरी बॉडी में उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो ब्रीदिंग सिंपली मींस क्या है? कि ऐसी एयर को अंदर डालना जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है, और ऐसी एयर को एक्सहेल करना, बाहर निकालना, जिसमें CO2 की क्वांटिटी ज्यादा है। क्लियर है? आगे देखो नेक्स्ट, व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स इनटू द नेसल कैविटी। तो जब हम एयर को इनटेक करते हैं तो जो हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं ये, ठीक है, ये जो नॉस्ट्रल्स होते हैं इसके थ्रू हमारी बॉडी में क्या करती है? एयर एंटर करती है, उसके बाद नेसल कैविटी में जाती है। फ्रॉम द नेसल कैविटी द एयर रीचेस आवर लंग्स, और यहां से पास होती हुई फिर हमारे लंग्स में आती है एयर थ्रू द विंड पाइप। किसके थ्रू? विंड पाइप के थ्रू। ये अपनी विंड पाइप है। क्लियर है? देन लंग्स आर प्रेजेंट इन दी चेस्ट कैविटी। अभी जो अपने लंग्स है वो कहां है? अपनी चेस्ट कैविटी में होते हैं। लंग्स कहां होते हैं? चेस्ट कैविटी वाले पोर्शन में होते हैं। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन दी साइड, और ये जो पोर्शन है अपना वो रिब्स से, मतलब पसलियों से, ठीक है, यहाँ पे अपनी क्या होती है? रिब्स होती है, ठीक है, उससे कवर्ड रहता है। देन अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम, और उसके नीचे आपको यहाँ पे एक डार्क डोम शेप क्या मिलेगा? एक शीट मिलेगी, इसको बोलते हैं डायफ्राम। फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, तो चेस्ट कैविटी के जस्ट नीचे एक डायफ्राम होता है। ठीक है, क्लियर है? सो ये अपना डायग्राम है, देखो इसको बहुत ध्यान से। यहाँ पे अपने नोस्ट्रल्स है, ठीक है,
यहाँ पे अपने नोस्ट्रल्स हैं, एंड देन आ जाती है अपनी नेसल कैविटी। नेसल कैविटी मतलब जैसी, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना अपना अंदर, नाक के अंदर वाला जो पोर्शन है, ये नेसल कैविटी आ जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं नेसल कैविटी। फिर उसके बाद एयर अंदर जाती है फेरिंग्स में, देन लैरिंग्स में, देन इसके बाद ट्रैकिया, फिर लंग्स में, फिर लंग्स के बाद ब्रोंकियोज, एल्वियोली, ठीक है, सारी बातें अपन अभी पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ पे फंक्शनिंग होती है। आगे देखो, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड रिब केज। तो जब ब्रीदिंग होती है तो यहां पे किस किस का मूवमेंट होता है, एक तो डायफ्राम का और एक रिब केज का, ठीक है, एक तो डायफ्राम का और एक रिब केज का। अब समझो बात को, जैसे ही हम ब्रीद इन करते हैं, मतलब जैसे ही हम सांस लेते हैं तो क्या हो रहा है, लंग्स क्या हो रहे हैं, आउटवर्ड्स जा रहे हैं, लंग्स क्या हो रहे हैं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं, ठीक है, लंग्स बाहर की तरफ निकल रहे हैं, और जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम ऐसे होता है, ऐसे डोम शेप, ठीक है, लेकिन जब हम ब्रीद इन करते हैं तो ये डायफ्राम क्या होता है, ऐसा फ्लैट हो जाता है, ठीक है, ऐसे फ्लैट हो जाता है। और जैसे हम ब्रीद आउट करते हैं तो लंग्स अंदर चले जाते हैं और डायफ्राम वापस से अपनी शेप में आ जाता है, ठीक है, डायफ्राम ऐसे ऐसे होता है, ऐसे डोम शेप में। तो जैसे हम ब्रीद इन करते हैं लंग्स बाहर जाते हैं, लंग्स बाहर जाते हैं, डायफ्राम नीचे जाता है, ठीक है, डायफ्राम नीचे जाता है और लंग्स बाहर की तरफ जाते हैं। और जैसे हम ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद इन करते हैं तो डायफ्राम ऊपर जाता है और लंग्स अंदर की तरफ आ जाते हैं, वापस से अंदर आ जाते हैं, ठीक है। देखो, ड्यूरिंग इनहेलेशन और इंस्पायरेशन, तो देखो इनहेलेशन बोलो चाहे इंस्पायरेशन बोलो, दोनों सेम बातें हैं, ठीक है, इनहेलेशन बोलो या इंस्पायरेशन बोलो, दोनों सेम बातें हैं, एयर को बॉडी के अंदर ले जाना। रिब्स मूव अप, तो जो रिब्स है वो कहां जाएगी, बाहर की तरफ निकलेंगी, एंड आउटवर्ड्स, एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, और डायफ्राम कहां जाएगा, नीचे जाएगा। दिस मूवमेंट इंक्रीजेस स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स एंड द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर। तो जैसे ही हम एयर का इंटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, तो जो हमारी रिब्स है वो बाहर की तरफ जाती है, रिब्स बाहर की तरफ जाती है, जिससे चेस्ट की कैविटी बढ़ जाती है। कैविटी मतलब खाली स्पेस है, ठीक है, तो जो चेस्ट कैविटी है उसमें स्पेस बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है, तो वहां पर अपने लंग्स इजीली क्या कर सकते हैं, एयर को अंदर सक कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लंग्स में एयर फिल हो जाती है, एंड देन आगे उसका प्रोसीजर होता है, वो अपन पढ़ेंगे, क्लियर है। देन देखो, ड्यूरिंग एक्सलेशन और एक्सपायरेशन, तो जैसे इनहेलेशन को इंस्पायरेशन बोलते हैं, वैसे ही एक्सलेशन को एक्सपायरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब एक्सलेशन करते हैं या फिर एक्सपायरेशन करते हैं, मतलब एयर को बाहर निकालते हैं, रिब्स मूव डाउन, तो जो रिब्स है वो अंदर की तरफ जाते हैं, जो रिब्स है वो अंदर की तरफ जाते हैं, एंड इनवर्ड्स व्हाइल डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, डायफ्राम वापस से अपनी ही पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, जिससे चेस्ट कैविटी का साइज कम हो जाता है, एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स, और लंग्स से एयर क्या होती है, बाहर की तरफ निकलती है, पुश आउट होती है, ठीक है। देन द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए तुम्हें ये बार। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल एंड एक्सेल एयर, तो जब हम इनहेल करते हैं तब ऑक्सीजन कितना होता है, और जब हम एक्सेल करते हैं तब ऑक्सीजन कितना होता है। तो देखो, जब हम इनहेल करते हैं, मतलब जब हम ऐसे एयर को अंदर लेके जाते हैं बॉडी में, तो मैंने अभी क्या बताया था कि एनवायरनमेंट में जितनी गैसेज हैं वो सारी बॉडी के अंदर जाती हैं, ठीक है। तो 21% हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होती है, तो मान लो 21% ऑक्सीजन बॉडी के अंदर गई और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर गया। तो जब इनहेल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन कितना जा रहा है बॉडी में, 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना जा रहा है, 0.04%। अब हमारी बॉडी में जैसे ही एयर जाती है, मतलब ऑक्सीजन जब अंदर जाएगा तो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगा, तो हमने ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पढ़ा था, तो वहां पर रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन में क्या बनता है, एनर्जी प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ेगी। तो जब हम एक्सेल करेंगे, मतलब जब हम एयर को बाहर निकालेंगे, तो ऑक्सीजन तो यूज हो जाएगी, तो ऑक्सीजन तो कम हो गई, देखो 16.4%, पहले कितनी थी 21%, बॉडी में गई तो 21% है, लेकिन जब बाहर निकलेगी तो कितनी निकलेगी 16.4%, एंड 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ गई क्योंकि हमारी बॉडी ने CO2 बनाया था, अब वो CO2 क्या हो गया, पहले वाले CO2 में मिक्स हो गया, एंड देन बॉडी से बाहर निकलेगा। सो जैसे ही हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा होता है, लेकिन जब हम एक्सेल करते हैं तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाती है। इनहेलेशन के टाइम पे CO2 कम बॉडी में जाता है, लेकिन एक्सेलेशन के टाइम पे बाहर बॉडी से ज्यादा CO2 निकलता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब हम
इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और जब हम एक्सहेल करते हैं तो CO2 बाहर आती है। बेसिकली तो दोनों गैसेस अंदर जाती है और दोनों ही गैसेस बाहर आती हैं, लेकिन परसेंटेज के बिहाफ पे हम क्या बोल देते हैं, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा है इसलिए हम बोलते हैं कि इनहेल में ऑक्सीजन जाती है बॉडी में और एक्सहेल में देखो यहाँ पे इसका परसेंटेज ज्यादा है 4.4%, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे CO2 बॉडी से बाहर आती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे देखो, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इसमें डिफरेंस हमें पता होना चाहिए एक तो। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। नाउ ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड्स, तो जब हम इनहेल करते हैं तो थोरेसिक कैविटी क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन जब हम एयर को बाहर निकालते हैं तो थोरेसिक कैविटी क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। रिब्स लिफ्ट्स अप, जैसे ही हम इनहेल करेंगे, जैसे ही हम इनहेल करेंगे तो रिब्स वाला एरिया क्या जाएगा, बाहर जाएगा, अप जाएगा। ठीक है, एंड रिब्स मूव डाउन, एक्सहेलेशन के टाइम पे रिब्स बाहर अंदर चले जाएंगे। डायफ्राम बिकम्स फ्लैट इन शेप। ठीक है, डायफ्राम बिकम्स फ्लैट इन शेप, डायफ्राम कैसे होता है, ऐसे, लेकिन जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम वापस से एयर को बाहर निकाल देते हैं, डायफ्राम बिकम डोम शेप, वापस से अपनी शेप में आ जाता है एक्सहेलेशन के टाइम पे। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस एंड एयर एंटर्स द लंग्स। ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी जो रिब्स है वो बाहर की तरफ निकल रही थी, तो चेस्ट कैविटी का एरिया बढ़ेगा। ठीक है, चेस्ट कैविटी बढ़ेगी तो लंग्स इजीली क्या कर पाएंगे, एयर को अंदर सक कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ एयर इंक्रीज हो जाता है लंग्स में, एंड देन एयर क्या हो जाती है, लंग्स में एंटर हो जाती है। यहां पर वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेस एंड एयर एग्जिट्स फ्रॉम द लंग्स, और जैसे ही हम एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है, लंग्स के अंदर वॉल्यूम कम हो जाता है एयर का और एयर बाहर पुश आउट होती है। क्लियर है? सो ये था अपना एक्सहेलेशन और इनहेलेशन। तो यहां पर हमने बात करी अबाउट ब्रीदिंग, कि कैसे हमारी बॉडी फंक्शन करती है ब्रीदिंग के टाइम पर। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कि कैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन अंदर जाती है और कैसे यूज होती है। क्लियर है? चलो, तो पहले आप यहां तक सारी चीजें वन बाय वन राइट डाउन करो, देन बात करते हैं आगे। चलो आगे बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। नाउ सो हमने अभी एक डायग्राम देखा था, देखो ये अपना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, और एक डायग्राम और अपन ने यहां लिया था, दिस वन। सो यहां पर जो पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स सबको नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। अब इसमें सबसे पहले अपने पास यहां पर ये जो वाला पोर्शन है, ठीक है, ये क्या होता है, अपने नॉस्ट्रल्स होते हैं। नॉस्ट्रल्स ये दोनों, ठीक है, जो होल्स है जहां से एयर एंटर करती है, ठीक है, बॉडी के अंदर। तो जो अपनी एयर की एंट्री है कहां से होती है, नॉस्ट्रल्स से। उसके बाद एयर कहां जाती है, नेसल पैसेज में। ठीक है, हमारे नाक में जो स्पेस है वहां पर। अब जैसे ही एयर वहां पर एंटर करती है, अब हमारे नाक में आपको पता होगा छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, कुछ म्यूकस मतलब चिपचिपा सा एक लिक्विड होता है। ठीक है, ये सब आपको पता है। तो अब इसी के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन, की कैसे एयर ट्रेवल करता है बॉडी के अंदर। सबसे पहले नॉस्ट्रल्स, देयर आर टू नॉस्ट्रल्स विच कन्वर्ट द फॉर्म अ नेसल पैसेज। तो अपनी नोज में दो नॉस्ट्रल्स होते हैं जो आगे जाकर नेसल पैसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ द नॉस्ट्रल्स इज लाइंस बाय हेयर्स एंड रिमेन्स वेट ड्यू टू म्यूकस सिक्रेशन। अब हमारे नोज के अंदर आपको पता होगा छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, और थोड़ा सा और अगर आप आगे जाओगे तो आपको एक लिक्विडी फील होगा, जो चिपचिपा सा एक पदार्थ होता है। ठीक है, स्टिकी सा एक लिक्विड होता है जिसको अपन बोलते हैं म्यूकस। ठीक है, म्यूकस। देन the mucus and the hair helps in filtering the dust particles out from the inhaled air। इनका क्या काम होता है, इनका क्या काम होता है, फिल्टर करना। ठीक है, एयर को फिल्टर करना, ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बॉडी के अंदर ना आ जाए। ठीक है, वो नाक में ही रह जाए और फिर देन वो वापस एयर के थ्रू वापस बाहर आ जाए। अब आपने नोटिस किया होगा कभी कभी हमें अचानक से एक साथ 3-4 बार छींक आती है ना। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम एयर को इनटेक करते हैं तो कभी कभी हमारी नोज में डस्ट पार्टिकल्स या फिर कोई बोल सकते हो बैक्टीरिया फंस जाता है। ठीक है, और वो म्यूकस में जाकर अटैच हो जाता है। तो हमें कॉन्टिन्यूसली 3-4 बार छींक आती है, ताकि वो जो डस्ट पार्टिकल है या जो बैक्टीरिया है वो छींक के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाए,
वरना हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। सो इसीलिए हमारी बॉडी में हेयर्स होते हैं, हमारे नोज में हेयर्स होते हैं और स्टिकी से एक लिक्विड होता है ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स है वो अंदर ना जा पाए। अब इससे क्या होता है, एयर फिल्टर हो जाती है और प्योर एयर ही बॉडी के अंदर जाती है। देन फेरिंग्स, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कॉन्टिन्यूज आफ्टर द नेसल पैसेज। सो नेसल पैसेज के बाद में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको अपन बोलते हैं फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद में आता है लैरिंग्स। दिस पार्ट कम्स आफ्टर द फेरिंग्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स, इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। देन ट्रैकिया, ट्रैकिया को अपन विंड पाइप भी बोलते हैं। सो विंड पाइप के बाद अपन ने कहां करी थी, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी करी थी, जिसको क्लोज करने का काम कौन करता है, एपिग्लोटिस, ठीक है। सो ट्रैकिया, इसको अपन विंड पाइप बोलते हैं। दिस इज कंपोज्ड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, तो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का बना होता है। अगर आप अपनी नेक पर से ऊपर करेंगे और यहां पे अगर टच करेंगे तो आपको बहुत ऐसे ना यहां पर आपको कुछ फील होगा, ठीक है, बोन्स फील होगी। सो ये क्या है आपका, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ही है। और ट्रैकिया कार्टिलेज, इट सपोर्ट्स द ट्रैकिया व्हाइल स्टिल अलाउइंग इट मूव एंड फ्लेक्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग। सो इसका क्या काम होता है, ब्रीदिंग के टाइम पे ये सपोर्ट करता है, ठीक है, किसके लिए, ताकि एयर इजीली अंदर जा सके और बाहर आ सके। अब मान लो मैंने कुछ देर के लिए सांस रोक ली, ठीक है, मान लो मैंने कुछ देर के लिए सांस रोक ली, मैं ब्रीदिंग नहीं कर रहा, तो उस दौरान हमारा जो विंड पाइप है वो क्लोज हो सकता है, ठीक है, वो पिचक सकता है। तो उसको पिचकने से रोकने के लिए हमारी बॉडी में क्या होता है, ट्रैकिया होता है, ठीक है। सो वो क्या करता है, बेसिकली एक एम्प्टी स्पेस प्रोवाइड कराता है ताकि एयर इजीली अंदर और बाहर जा सके। देन नेक्स्ट ब्रोंकी, अ पेयर ऑफ ब्रोंकी कम्स आउट फ्रॉम द ट्रैकिया। अब ट्रैकिया आगे जाकर डिवाइड हो जाता है ब्रोंकी में, विद वन ब्रोंकस गोइंग टू ईच लंग, और यहां से जो ये ट्रैकिया वाला पार्ट है ये आगे जाके ब्रोंकी में डिवाइड होता है और दो जो लंग्स होते हैं अपने, ठीक है, लेफ्ट और राइट में, उन लंग्स से जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। डायग्राम देखो यहां पर ये अपना क्या है, ये ट्रैकिया वाला पार्ट है, ठीक है। सो ये आगे जाके ऐसे डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, इधर और इधर। सो वो जो इधर होते हैं इनको बोलते हैं ब्रोंकी, ठीक है, और ये फर्दर आगे डिवाइड होते हैं जिनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। देन ब्रोंक्यूल्स क्या है, ब्रोंकी का ही डिवीजन है। अ ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस इनसाइड द लंग्स। तो जो ब्रोंकस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और उसी को अपन बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब देखो ये वाला डायग्राम देखो, इस वाले डायग्राम में देखो, यहां पर ये अपना ट्रैकिया आ गया। सो ये जो इधर पोर्शन डिवाइड हो रहा है दोनों तरफ, ये अपना ब्रोंकस है, और अंदर ये जो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये जो आपको पेड़ की तरह जो शाखाएं मिलती है ना, ठीक है, स्टेम्स, तो उस टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसी को अपन बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। एंड देन ये ब्रोंक्यूल्स आगे जाके एल्वियोली में डिवाइड हो जाते हैं। किस में डिवाइड हो जाता है, एल्वियोली में। सो एल्वियोली क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, एल्वियोली क्या होती है, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है बैलून लाइक, ठीक है। अब देखो ये ब्रोंकस है, ये एक ब्रोंकस है जो लंग्स से जाकर अटैच हो रहा है, और फिर यहाँ पे सब ब्रांचेस निकल रही है इसकी, ये क्या है, ये ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है, ये ब्रोंक्यूल्स है। नाउ अब ये जो अपने पास बलून लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं एल्वियोली, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें डिस्कस करना है। यहीं से अपना गैसियस एक्सचेंज होता है बॉडी में, मतलब ऑक्सीजन अंदर जाती है, CO2 बाहर आती है। सो एल्वियोली, कुछ भी छोड़ना लेकिन इस पॉइंट को बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स which finally terminate in balloon-like structure which are called alveoli. So lungs के अंदर जो ब्रोंकस है वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं, और ब्रोंक्यूल्स आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत ही फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको अपन बोलते हैं एल्वियोली। नेक्स्ट, सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सो यहां पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है किसका, ऑक्सीजन का और CO2 का, हैज टू टेक प्लेस अक्रॉस द सरफेस। दिस सरफेस इज वेरी फाइन एंड, ये फाइन है, ठीक है, फाइन एंड डेलिकेट, मतलब ये सरफेस ऐसा होता है कि जहां से इजीली आपका ऑक्सीजन क्या करे, ब्लड के अंदर जा सके और CO2 ब्लड से वापस लंग्स में आ सके और उसको हम बॉडी से बाहर निकाल सके। देन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस, अब इस सरफेस को हमें प्रोटेक्ट करना है, इट इज यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी। सो ये बॉडी के अंदर होता है। सो देयर हैव टू बी पैसेजेस दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया, और वो जो बॉडी के अंदर पैसेज है वहां से एयर क्या होती है, एल्वियोली के अंदर जाती है, एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन का और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन चलता है कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है। देन द वॉल्स ऑफ द एल्वियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। इंपॉर्टेंट है, जो हमारी एल्वियोली है जहां पे गैसेस का
एक्सचेंज हो रहा है वहां पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी में लंग्स के थ्रू सप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, लंग्स के थ्रू, लंग्स तो छोटे से है भाई, बॉडी तो इतनी बड़ी है, तो अकेले लंग्स क्या नहीं कर सकते, एयर को पूरी बॉडी में सप्लाई नहीं कर सकते, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई नहीं कर सकते। सो वहां पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो अंदर डाल दी जाती है, किसके अंदर, ब्लड के अंदर, और ब्लड उसके बाद क्या करता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल्स इज लार्ज, अब हमारी बॉडी का साइज बहुत बड़ा होता है ना, द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ओनली डिफ्यूजन प्रेशर से, डिफ्यूजन प्रेशर का क्या मतलब है, डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी भी चीज का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में ट्रेवल करना, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रेवल करना। तो ओनली डिफ्यूजन प्रोसेस से यहां पर लंग्स में बहुत ज्यादा एयर है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, तो वो पूरी बॉडी में सप्लाई नहीं हो सकती। इसके लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, फिर हमारी बॉडी किसकी हेल्प लेती है, ब्लड की हेल्प लेती है। ठीक है, इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन, टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, तो वो एयर से ऑक्सीजन लेता है इन द लंग्स एंड कैरी टू इट्स टिश्यूज, और टिश्यूज तक लेके जाता है, विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। ठीक है, और जब तक वहां पे डेफिशिएंसी होती है तब तक वो वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। नाउ नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोली, ब्लड एंड टिश्यूज, तो कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वियोलस के अंदर और ब्लड के अंदर कैसे जाता है, और फिर उसके बाद वो टिश्यूज में कैसे ट्रांसफर होता है। देखो, फर्स्ट एयर रिच इन ऑक्सीजन, तो जो रिच इन ऑक्सीजन एयर है वो पहले ब्लड में जाएगी, ब्लड के अंदर जाने के बाद वो बाइंड करेगी विद हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। सो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन अपना क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा इन एल्वियोलस थ्रू आउट द ब्लड वेसल्स एंड टिश्यूज। ठीक है, तो जो अपना हीमोग्लोबिन है उसका काम है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का टिश्यूज में सप्लाई करवाना। ठीक है, देन जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो बॉडी में ब्लड में रिलीज होगा पहले, ठीक है, वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा, देन ब्लड वेसल्स में जाएगा, रिलीज इन एल्वियोलियर सैक, सैक मतलब एक थैली टाइप स्ट्रक्चर हो जाता है, सेंट आउट थ्रू नॉस्ट्रल्स, और नॉस्ट्रल्स से वापस बॉडी से बाहर निकलता है। हमारी बॉडी में जितना CO2 बन रहा है वो पहले ब्लड में जाएगा। ठीक है, ब्लड में जाने के बाद वो हार्ट में जाएगा, हार्ट पंप करेगा लंग्स के अंदर, जब लंग्स में CO2 वाला ब्लड आएगा तो वहां से CO2 को अलग कर लिया जाएगा और बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब ये कैसे होता है, ये अपन आगे हार्ट का जो फंक्शनिंग पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे हम CO2 को बॉडी से बाहर निकालते हैं। नाउ इन ह्यूमन बीइंग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो हाई एफिनिटी रखता है ऑक्सीजन की। ठीक है, उसके अंदर एफिनिटी हाई होती है ऑक्सीजन की। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जिसको हम आरबीसी भी बोलते हैं या रेड ब्लड सेल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, सो ये अपना ह्यूमन लंग एटोनॉमी है, जिसके अंदर पूरा पोर्शन अपन को समझा रखा है कि कैसे ट्रैकिया आ गया, राइट ब्रोंकस, राइट लेफ्ट ब्रोंकस, फिर वो कैसे ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस अपना अपन यहाँ पे समझा कि कैसे हमारी बॉडी में एयर एंटर करती है और कैसे कैसे जाती है। अब एक बार मैं आपको वापस समअप कर देता हूँ उस चीज को। देखो, सबसे पहले अपने नोस्ट्रल्स आ गए, नोस्ट्रल से एयर अंदर जाएगी। अब जैसे ही एयर यहाँ पहुंचेगी, अब अपने इस वाले एरिया में बहुत सारे हेयर्स होते हैं और थोड़ा सा स्टिकी लिक्विड होता है, वो क्या करता है, एयर को फिल्टर करता है कि अगर कोई भी बैक्टीरिया या फिर सैंड पार्टिकल्स हमारी एयर के अंदर हैं और वो अगर नोज में चले गए तो हेयर्स क्या करेंगे, उसको रोक लेंगे। ठीक है, नोज में ही रोक लेंगे, और अगर ऐसा होता है तो हमें कॉन्टिन्यूस 3-4 बार छींक आती है, जिससे वो बैक्टीरिया वापस बाहर आ जाता है या डस्ट पार्टिकल वापस से बाहर आ जाएंगे। अब जो प्योर एयर है वो क्या जाएगी, अपने विंड पाइप से होती हुई कहां चली जाएगी, लंग्स के अंदर चली जाएगी। अब लंग्स के अंदर जब जाएगी तो वहां पर मैंने क्या बोला था आपको, एनवायरमेंट से हम सारी गैसेस बॉडी में डालते हैं, लेकिन हमें कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन। तो एल्वियोली नाम का एक अपनी बॉडी में बलून लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को ब्लड में भेज देगा, ऑक्सीजन को ब्लड में भेज देगा, और ब्लड में जो CO2 बना था उसको कलेक्ट करेगा। अब लंग्स क्या करेंगे, वापस से एयर को बाहर निकालेंगे, तो जो CO2 लंग्स में आया था वो क्या हो जाएगा, एयर के थ्रू वापस से बाहर निकल जाएगा। तो अपन ने यहां पे समझा था कि कैसे, अपने यहां समझा कि कैसे हमारी बॉडी में एयर
ट्रैवल करता है, मतलब ऑक्सीजन कैसे बॉडी में जाता है और CO2 कैसे बॉडी से बाहर आता है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।